दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? आंसर है महिला तीरंदाजी। साथ में यहाँ लिखा गया है कि दुनिया का नंबर 1 महिला तीरंदाज। तीरंदाजी समझते हैं आप लोग क्या होता है? क्या इससे इस जमाने में कहीं प्रचलन ज्यादा नहीं है। ये महिला तीरंदाज है, दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाज है दीपिका कुमारी। तो कहाँ की रहने वाली? अभी हाल ही में ये काफी चर्चा में रही। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किया। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस। पेरिस कहाँ है? पेरिस नहीं पता आपको? फ्रांस की राजधानी पेरिस नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता। तीरंदाजी विश्व कप तीरंदाजी विश्व कप 2021 जो पेरिस में आयोजित किया गया, उस विश्व कप में इन्होंने गोल्ड मेडल, समझ रहे हैं, नंबर 1 का खिताब इन्होंने जीता है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल क्या क्या हुआ आप जरा उसको बोलिए तो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? ठीक है, इसका आंसर हुआ महिला तीरंदाजी। एक। दूसरा, यदि सवाल हो कि वर्तमान में विश्व का नंबर 1 महिला तीरंदाज कौन है, क्या आंसर होगा आपका? दीपिका कुमारी। अभी हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस। और उस विश्व कप की विजेता कौन बनी? दीपिका कुमारी। ऐसा भी सवाल हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि दीपिका कुमारी ने 2021 के तीरंदाजी विश्व कप में किसे हराया? नहीं हो सकता है, पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो देखिए उसका आंसर है एलिना ओसिपोवा। लिखना चाहते हैं तो लिखिए, एलिना ओसिपोवा। आप एलिना ओसिपोवा ये सब आप नोट करते चलिए। यदि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप, ऐसे लिखिए, दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 में रूस के एलिना ओसिपोवा को पराजित कर खिताब जीता। एलिना एसिपोवा। एलिना एसिपोवा को हराकर इन्होंने खिताब जीता। और जेपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, 2-4 महीनों में प्री एग्जाम होगा ही। और जेपीएससी के लिए सवाल और इम्पोर्टेंट है जो जेपीएससी देने वाले हैं, क्योंकि ये दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है? झारखंड के रांची का, समझ रहे हैं? तो ये एक सवाल से 3-4 सवाल जुड़े हुए हैं और आपको इसके सभी पहलुओं को देखते हुए अपना तैयारी करना है और यही तैयारी का तरीका है। अब स्वयं भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी फैक्ट्स को यदि आप पढ़ रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो कलेक्शन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। उससे रिलेटेड या संबंधित जो सारी जानकारियां हैं, अपेक्षित जानकारियां, वो आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हैं? इसीलिए ये क्लास जो एनालिसिस करना, ऐसे सीधे सीधे आंसर बता देना, लेकिन कैसे उसको तैयार करना है, ये भी मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? आंसर गोवा। रेबीज रोग का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है? कुत्ते के काटने से या कभी कभी बिल्लियों के काटने से, ठीक है? ये रेबीज क्या है?
एक प्रकार का वायरस है, यानी रेबीज एक वायरस जनित रोग है। इसका वाहक कौन होता है? कुत्ता या बिल्ली। यदि किसी को काटता है तो रेबीज का संभावना होता है, यदि उस कुत्ते को रेबीज का टीका नहीं लगाया गया। ठीक है, रेबीज यदि किसी को होता है तो क्या होता है? आ? क्या होता है जी? क्या बोले तू? हाँ, समझ रहे हैं? हम तो अपने जीवन में ऐसा रोग नहीं देखे अभी तक किसी को होते हुए, तो भगवान करे देखे भी नहीं सर। तो रेबीज का जो रोग होता है वो सोचिए कि कितना ये भयावह होगा यदि किसी को होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घरों में यदि कोई कुत्ते पालते हैं तो उसको इसका भय मतलब दिलवा देना चाहिए, ताकि कि किसी को किसी प्रकार का परेशानी ना हो। ये हुआ कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। इसी से रिलेटेड अब गोवा से संबंधित कुछ जानकारी, गोवा से संबंधित कुछ जानकारी। तो गोवा कहाँ स्थित है पता है आपको? वैसे बताइएगा। दक्षिण भारत में। हाँ, भारत का पश्चिमी समुद्र तटीय इलाका है गोवा। नहीं, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा भारत में कब सम्मिलित हुआ? 1961। नहीं पता है? 19 भारत की आजादी कब मिली? 1947। 1947 के बाद गोवा 1961 में भारत में सम्मिलित हुआ। 1947 से 1961 के बीच गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। ठीक है। गोवा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई थी और उसके फलस्वरूप गोवा को भारत में गोवा मुक्ति संग्राम जिसको कहा गया सम्मिलित किया गया। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बहुत अच्छा, 1500। कौन था वो पुर्तगाली गवर्नर? बोलो। अल्बुकर्क। नहीं, किससे लिया था गोवा? बहुत अच्छा, बीजापुर के आदिल शाह। तो ये थोड़ा सा इसके और पीछे चलेंगे तो वहां से यदि हिस्ट्री का कोई सवाल होगा तो वहां से हो सकता है। नहीं, यदि करंट को हिस्ट्री से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। करंट का सवाल हो गया भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। हिस्ट्री का सवाल हो गया कि गोवा के ऊपर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया? 1510। किससे किया? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल। कौन था पुर्तगाली गवर्नर? तो अल्बुकर्क। ठीक है। और यदि ज्योग्राफी का सवाल लेंगे तो गोवा में कौन सा फेमस बंदरगाह है? मार्मू। नहीं पता है? मार्मू गोवा कहाँ है? तो इस प्रकार आप सवालों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई? आंसर क्या है? आंसर क्या है? 2009। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट इंडिया है क्या? क्या है? हाँ, यदि आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि इन्वेस्ट इंडिया जो 2009 में प्रारंभ किया गया वो है क्या, तो क्या कहिए? वो सब सही है, लेकिन हाँ, यदि एक लाइन में पूछा जाए तो क्या कहिए? इन्वेस्ट इंडिया एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। क्या है? निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जो किसी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए निवेश को आकर्षित करने का कार्य करता है।
क्या है इन्वेस्ट इंडिया? इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000। हाल में चर्चा में क्यों है? ये सवाल मैंने यहाँ क्यों दिया है? निश्चित रूप से वो चर्चा में रहा क्योंकि स्थापना तो 2009 में ही हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली ये चर्चा में क्यों है? तो लिखिए, वर्ष 2021 का, वर्ष 2021 का दुनिया का सबसे नवोन्मेषी, नवोन्मेषी अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनोवेटिव, सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी का पुरस्कार इसे मिला है। सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी का पुरस्कार 2021 का इसे मिला है और पुरस्कार देने वाले संस्था का नाम है OCO ग्लोबल। पुरस्कार देने वाले संस्था का क्या नाम है? OCO ग्लोबल। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, OCO ग्लोबल द्वारा वर्ष 2021 का दुनिया का सबसे बड़ा नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी का पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। इसीलिए ये चर्चा में। समझ गए? नहीं समझे? लिखे जो हम बोले, OCO ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक तापमान कहां दर्ज किया गया? किस शहर? आंसर क्या है जी? आंसर जैकोबाबाद। जैकोबाबाद कहाँ है? ये जैकोबाबाद कुवैत। और कोई बोल सकते हैं? पाकिस्तान सर। पाकिस्तान। कहाँ है जैकोबाबाद? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहा? सिंध। लिख लीजिए, जैकोबाबाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस वर्ष का हम बोले सर्वाधिक। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइएगा, जैकोबाबाद में दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ये क्या बताता है? इसका ज्योग्राफिकल सेंस क्या है? इसका ज्योग्राफिकल सेंस क्या है? कर्क रेखा के अरे नजदीक यार, है। ज्योग्राफी के अंदाज से समझाओ जरा। अरे कर्क रेखा पर है ये जैकोबाबाद। जैकोबाबाद कहाँ स्थित है? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होने के कारण क्या होता है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, अर्थात ये सूर्य के नजदीक होता है। जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा होगी। वर्षा न होना, वृक्ष न होना, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? समझ रहे हैं क्या? देखो तो, कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? पहला कौन है? पश्चिम से पूरा बोलो तो। ठीक है, गुजरात से सिंध की दूरी कितनी है? नहीं गुजरी है?
निकालो तो जरा कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 5, 52 डिग्री, 52 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है? क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ के समझे आप लोग। स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि किसी स्थान पे, सेंसिटिव एरिया पे ऐसी आशंका है जहां ड्रोन से किसी भी प्रकार का आतंकी कार्रवाई या विदेशी राष्ट्रों का हमला हो सकता है, तो उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया को सेफ करने के लिए क्या किया गया है, ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया गया है। उसका क्या नाम है उसका? इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल। किसने बनाया है? आप लोग जरा नोट भी करते चलिएगा। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स, ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा, जो हैदराबाद में है, इंद्रजाल नामक ड्रोन रक्षा गुंबद का निर्माण किया गया है। ये क्या करेगा? ड्रोन होता क्या है? ड्रोन क्या होता है? ड्रोन को यूएवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित यान। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, कश्मीर में हुआ था ना। तो इस तरह की संभावना निरंतर बढ़ रही है कि ड्रोन के द्वारा खास करके पाकिस्तान या चीन या आतंकियों के द्वारा हमले की गुंजाइश। तो उसको देखते हुए ग्रेने रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नामक एक रक्षा, ड्रोन से रक्षा का एक ढांचा निर्मित किया है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? यदि सवाल होगा कि इंद्रजाल है क्या, ठीक है। अब आते हैं क्या, अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ हो, 1 महीना की बात। हम बोले ना कि ये सारे सवाल करंट अफेयर्स के हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत से देशों को घोषित किया है, लेकिन हाल की बात पूछा जा रहा है। चाइना। आंसर है चाइना। हाल ही में चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। WHO का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। WHO द्वारा चीन को, मलेरिया क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग। लक्षण क्या है इसका? शरीर में दर्द, फीवर या इस तरह की बातें होती है? नहीं। मलेरिया का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। कैसे होता है मादा एनोफिलीज मच्छर? प्लाज्मोडियम वायरस। क्या होता है? प्लाज्मोडियम वायरस से वो मादा एनाफिलीज मच्छर प्रभावित हो जाती है, और जब वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो वो प्लाज्मोडियम वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उससे व्यक्ति को जिस तरह की परेशानी होती है उसको हम लोग मलेरिया कहते हैं। यही बात है ना?
मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने भी कोई लक्ष्य तय किया है, क्या है? 2025 2000 भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या तय किया है? 2025। ठीक है, क्या आज ही की बात है जी। विश्व में करीब 43 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 43 का 90 92 हो गया। थोड़ा ही है कि इससे चीन एक मात्र देश, बहुत से देश। क्वेश्चन नंबर 7, निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? नाम सुने हैं निपुण भारत मिशन? इसकी शुरुआत कब की गई? ये क्या है निपुण भारत मिशन? निपुण को अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा? NIPUN कैसे लिखिएगा? NIPUN। एन का मतलब, एन का मतलब नेशनल, लिख लीजिए। एन का मतलब नेशनल, आई इनिशिएटिव, एन से नेशनल, आई से इनिशिएटिव फॉर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर। पी से प्रोफिशिएंसी, पी से प्रोफिशिएंसी, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब बोलिए क्या हुआ? न्यूमरेसी क्या हुआ? बोलिए, निपुण का मतलब? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये हुआ निपुण का पूरा नाम। अब ये है क्या? ये है क्या? देखिए, यह एक स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है। क्या है? यानी बच्चों के पढ़ाने से संबंधित एक प्रोग्राम है जिसके तहत प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित सीखने की क्षमता पर जोर दिया जा गया है। पढ़ने लिखने एवं अंक गणित सीखने की क्षमता पर जोर दिया गया है। अभी आप लोग पढ़े होंगे पेपर में कि कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे रिपोर्ट में ये आया था कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तक के बच्चे ठीक से अंग्रेजी और हिंदी का रीडिंग नहीं दे पाते और साधारण जोड़ घटाव भी उन्हें नहीं पता है। ऐसा नहीं। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसका नाम है निपुण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय महिला राजनीतिक का प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है?
हाल ही में किस भारतीय महिला राजनीतिज्ञ को प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले ये आप जानिए कि प्रतिष्ठित ओपन सोसाइटी पुरस्कार कौन देता है? नहीं, तो कौन देता है? तो यह पुरस्कार यूरोपीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूरोपीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, किनको दिया गया है? कौन है के शैलजा? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। अभी जो केरल में नई सरकार पी विजयन के नेतृत्व में बनी है, इससे पहले भी पी विजयन ही मुख्यमंत्री थे और उसी दौरान ये स्वास्थ्य मंत्री थे। बड़ा ही चर्चित चेहरा है केरल का। केरल ही नहीं, अब विश्व में भी। क्यों चर्चित है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने केरल में सामुदायिक चिकित्सा की जो व्यवस्था की थी, उसका जो प्रभाव था और जितना प्रभावी वो साबित हुआ, उसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी। कोविड के खिलाफ जो संघर्ष विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा किया गया, उसमें एक नाम केरल का भी था। केरल भारत का एकमात्र, संभवतः सबसे जबरदस्त वो राज्य था जिसने कोविड के नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका अदा किया था। और उस भूमिका का नेतृत्व कौन कर रहा था? के शैलजा। उस बात का तो यहां हम लेकिन बता देते हैं, कहा यह जा रहा है कि के शैलजा का नाम और शोहरत इतना बढ़ गया है केरल में कि उसको दबाने के लिए पी विजयन, जो भी मुख्यमंत्री, उन्होंने इनको अपने मंत्रिमंडल तक में स्थान नहीं दिया, इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बावजूद। तो खैर वो राजनीति की बात है, लेकिन के शैलजा ने यह बताया कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो किसी भी समस्या को आसानी से नहीं तो निपटा तो जरूर जा सकता है। कोविड-19 वास्तव में एक आपदा की तरह है कि नहीं है? तो ये बातें हैं इनके विषय में। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के ध्वजवाहक कौन है? आंसर है मैरी कॉम, जो मुक्केबाज है, और मनप्रीत सिंह, जो हॉकी के कप्तान है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, जो महिला मुक्केबाज है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का ध्वजवाहक रहे ये। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ओलंपिक में भारत के दो ध्वजवाहक। समझ रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक 2021 जो है वास्तव में 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित किया गया। ठीक है, टोक्यो के विषय में आप लोग परिचित होंगे। कहाँ है टोक्यो? जापान की राजधानी। जापान कहाँ है? जापान प्रशांत महासागरीय तटीय द्वीपीय राष्ट्र है जो एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, और जापान के विषय में क्या क्या जानते हैं आप? अभी जब भारत जापान के बीच 2+2 वार्ता जो हुई थी, पता है? नहीं पता? क्वाड का नाम सुना है आपने? हाँ, कौन कौन है शामिल उसमें? इंडिया, अमेरिका, जापान और चीन। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चीन को बैलेंस करने के लिए ही बनाया गया है। चीन का जवाब है। चीन की बढ़ती हुई दादागिरी या यूं कहिए कि स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया
और जापान ने मिलकर क्वाड का गठन किया है, जो स्पेशली प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में चीन के महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने का एक प्रयास माना जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आपसे मेरा एक और सवाल है कि दुनिया में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रीस। वेरी गुड। ग्रीस को किस नाम से जानते हैं? यूनान। ग्रीस की राजधानी एथेंस में कब हुआ था जी? 18, तुम गलत बोल दी, उल्टा कर दी, 1896, 1896 में। अभी जो भारत ने पार्टिसिपेट किया है आपको ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में, वो भारत के का जो दल गया है ओलंपिक में, वो कितने सदस्यों का दल? भारतीय दल में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? 228। कितने शामिल हैं? उसमें कितने पुरुष खिलाड़ी और कितने महिला खिलाड़ी? 67 पुरुष खिलाड़ी और 52 महिला खिलाड़ी। ये सवाल आपसे हो सकता है कि भारतीय दल के में कुल शामिल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 228, 67 पुरुष और 52 महिला। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार द्वारा कब एड्स उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया? यानी भारत सरकार ने एड्स को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कौन सा डेडलाइन निश्चित किया है? कौन सा? 2000, यानी भारत सरकार ने कहा है कि 2030 तक वो एड्स को पूरी तरह खत्म कर देगा। ठीक है।